सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पे ये जो मध्य प्रदेश के ओल्ड पेपर्स की जो सीरीज चल रही थी विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, तो दोस्तों इसमें आज जैसे कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, तो आज हम वही सीरीज लेके आए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास को लेके अब तक एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए हैं, यानी मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि एमपी, पीएससी, एमपी पुलिस और व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को लेके, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम सारे क्वेश्चनों के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, ताकि आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से हो सके और जो आने वाला आपका मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है वो भी बहुत अच्छे से आप उसको दे सकें। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, वीडियो को बस पूरा देखना होगा लास्ट तक। और वीडियो को देखने के साथ साथ आपको ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा और ये साथ ही साथ आपकी क्लास भी कैसे बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना करते हुए वीडियो में पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा और किस नाम से विख्यात है, यानी भोपाल में जो स्थित विधानसभा है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे उसको हम मिंटो हॉल के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए, इसको मिंटो हॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो है पुरानी विधानसभा है मिंटो हॉल, और ये जो नीचे जो की जो फोटो दिख रही है ये आपकी नई विधानसभा है। अब इसके फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इस ऐतिहासिक इमारत यानी जो मिंटो हॉल को है, इसको 12 नवंबर 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने राज्य में आने वाले विशेष अतिथियों के लिए, जैसे वायस राय लॉर्ड मिंटो से इस भवन की आधारशिला रखवाई थी। और इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? रोबन थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये मिंटो हॉल का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? 1909 में हुआ था। और 1909 में किसने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था नवाब सुल्तान जहां बेगम। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे नवाब सुल्तान जहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? जो राज्य में विशेष अतिथि वगैरह आते हैं उनके रहने के लिए करवाया था। और इस भवन की जो आधारशिला रखवाई थी वो किससे रखवाई गई थी? वायस राय लॉर्ड मिंटो से रखवाई गई थी दोस्तों, इसीलिए इसका नाम लॉर्ड मिंटो भवन रखा गया था। और इसके मुख्य जो वास्तुकार थे वो थे रोवन, ए सी रोवन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ए सी रोवन। तो आप इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनके भवनों के वास्तुकार जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए रखती है। तो दोस्तों जो अहिल्याबाई है वो होलकर राजवंश से संबंध रखती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों देवी अहिल्याबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31 मई 1725 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1795 को। अब दोस्तों यहाँ पे ये इंदौर कैसे है? तो दोस्तों हुआ क्या था कि इंदौर के जो संस्थापक थे, याद रखना इंदौर राज्य के संस्थापक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि इंदौर राज्य के संस्थापक कौन है? तो इंदौर राज्य के संस्थापक थे जिनका नाम था मल्हार राव। मल्हार राव, आपको ये नाम याद रखना है, मल्हार राव होलकर थे। उनके पुत्र खांडे राव से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? मल्हार राव जो कि इंदौर के संस्थापक थे, इनके पुत्र खांडे राव से इनका विवाह हुआ था। और हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पे 1754 में खांडे राव का क्या हो गया था? निधन हो गया था। और इनके निधन के पश्चात 13 अगस्त 1995 तक जो अहिल्याबाई थे इन्होंने क्या किया? इंदौर की शासन गद्दी को संभाला। और तुकोजी राव होलकर को इन्होंने अपना क्या बनाया? सेनापति बनाया। तो बस दोस्तों इसके बारे में इतना ही था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, खालिस्तान ने दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त करने वाले जो थे वो थे गौतमी पुत्र। दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों मालवा पे विजय प्राप्त करने वाले थे गौतमी पुत्र शतकर्णी।
और दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सेकंड यानी दूसरी शताब्दी में मालवा पे क्या प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था पीईबी के जो एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को दे रखा है और जो भी पुराने पेपर्स हैं उन्हीं के क्वेश्चनों को निकाला है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ पे हम बताते जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करते चलिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा यदि लेंथी हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी होती है क्योंकि समझाना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों अजयगढ़ के द्वारा जो स्थापित किया गया था वो अजयगढ़ खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी अजयगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे अजयगढ़ की स्थापना जो की गई थी वो गुमान सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, गुमान सिंह के द्वारा की गई थी। और इन्हीं के द्वारा देखो अजयगढ़ का ये किला है जो आपको दिखाई दे रहा है और ये जो फोटो है ये राजा गुमान सिंह की है जिन्होंने अजयगढ़ की स्थापना की थी। तो ये एक आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अब थोड़ा सा और इनके फैक्ट के बारे में हम बात करें तो अजयगढ़ राजा गुमान सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में अगर डेट की बात करें, सन की बात करें तो 1765 दोस्तों यहाँ पे 1765 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में राजा रामपाल द्वारा इसको क्या किया गया था, दोबारा से पुनर्निर्मित करवाया गया था। याद रखना दोस्तों, पुनर्निर्मित करवाने वाले कौन थे, राजा अजयपाल थे। और जहां पर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन है दोस्तों यहाँ पे, राजा अमन का जो महल बना हुआ है जो कि पत्थरों पे बना हुआ है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो यहाँ से लगभग कितना है, 65 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो खजुराहो के बारे में भी हम फैक्ट को देखेंगे, आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देवास खालिस्तान द्वारा पाया गया था। दोस्तों यहाँ पे देवास की बात है, तो देवास की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे तुकोजी राव और जीवाजी राव, ये दो भाई थे, तुकोजी राव जीवाजी राव, इनके द्वारा क्या है देवास जो है वो पाया गया था। अगर बात करें तो देवास रियासत की स्थापना मराठा सम्राट जीवाजी राव, जिनको दादा साहब के नाम से भी जानते हैं, दादा साहब, तथा तुकोजी राव जिनको बाबा साहब के द्वारा 12 दिसंबर 1728, कब की बात करें दोस्तों, 12 दिसंबर 1728 को किया गया था। देवास रियासत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ राधोगढ़ जो कि देवास में है के ठाकुर दौलत सिंह ने अंग्रेजों का सामना बड़े ही साहस और बहादुरी से इन्होंने सामना किया था, अंग्रेजों की लड़ाई में उनका साथ दिया था। और आकर्षण का केंद्र यहाँ पे चामुंडा देवी मंदिर है। और आपने देखा होगा देवास में ही क्या है, खिवनी अभ्यारण्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो खिवनी अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, देवास में है। कांवड़िया हिल्स भी यहाँ पे है और गिदिया खो जलप्रपात भी यहाँ पे है। और काकड़ा कृषि का मेला भी देवास में ही लगता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काकड़ा कृषि का मेला और मणिभद्र मंदिर भी यहाँ पे है। और गेट ऑफ देवास जो कि समाजी द्वार कहलाता है वो भी कहीं पे है, देवास में ही है। तो ये कुछ देवास के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। बात करें दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो भगवान श्री कृष्ण थे और बलराम है, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो आप सभी को पता है कि ये उज्जैन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इसी से रिलेटेड फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उज्जैन जिले में कृष्ण और बलराम ने पहली चीज तो शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरी चीज, कृष्ण बलराम एवं सुदामा के गुरु संदीपनी मुनि थे। कौन थे दोस्तों यहाँ पे, संदीपनी मुनि थे। और इन्होंने ही संदीपनी आश्रम की क्या थी, स्थापना की थी। तो संदीपनी आश्रम कहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ है, उज्जैन है। कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान यहीं से प्राप्त किया था। साथ ही साथ उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उज्जैन शहर किस नदी के तट पे है, तो उज्जैन शहर दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे हर 12 वर्ष बाद क्या है, सिंहस्थ का मेला लगता है, यानी उज्जैन में 12 वर्ष में सिंहस्थ का मेला लगता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे अगले फैक्ट के बारे में, तो अगला फैक्ट है, निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी
ग्वालियर शहर को कहा है, यानी आपको बताना है कि इनमें से किस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की कुंजी को ग्वालियर शहर को कहा है। तो ये कहा था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग। जैसे कि इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है वॉरेन हेस्टिंग। इनकी तीन तीन फोटो हमने यहाँ पे लगाई हैं, आप इनके दर्शन कर लीजिए। इन्होंने क्या कहा था, हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था। ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ये थे कौन, तो दोस्तों ये अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे। कौन बने थे दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट याद रखना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर थे। और बंगाल की सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष भी यही थे। और 1773 से 1785 तक भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में ये रहे। याद रखना, 1773 से लेके 1785 तक ये भारत के क्या रहे, गवर्नर रहे। उस समय पे दोस्तों यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो भारत से क्या नहीं था, अलग नहीं हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, खजुराहो का उल्लेख खालिस्तान के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, अल बेरूनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यहाँ पे अल बेरूनी के द्वारा ये बात जो है ये किया गया था। अब अगर इनके बारे में डिटेल की बात करें तो अल बेरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में इसका किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202, दोस्तों याद रखना 1202 और 1203 में बुंदेलखंड पर क्या किया था, आक्रमण किया था। छापे का मतलब है आक्रमण किया था। और चंदेल शासक यहाँ पे उस समय पे थे जिनका नाम था परमारदी देव को पराजित करके कालिंजर महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। और इसको अधिकार करने के बाद अल बेरनू एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। अब अगले फैक्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में मानव जीवन का शीघ्र अनुरेखण खालिस्तान में प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है भीमबेटका की गुफाओं में। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं में किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। पहली चीज तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो रायसेन जिले में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं। और यहाँ पे बताए कि जो ये गुफाएं हैं इनमें आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए ये जो गुफा है प्रसिद्ध है। और इसकी खोज की बात करें तो 1957, ये डेट याद रखना है आपको, 1957 से लेके दोस्तों यहाँ पे 1958 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोज करता थे वो थे श्री विष्णुधर वाणकर। याद रखना विष्णुधर वाणकर ने इसकी खोज की थी। और यह पूरा पाषाणिक काल के समय की मानी जाती है। इसके बाद 2003 में इसे यूनेस्को में दर्ज कर लिया गया है। तो 2003 में यूनेस्को में किसे दर्ज कर लिया गया, आपकी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। तो इसके बारे में कुछ इतने ही फैक्ट थे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ग्वालियर की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी को जाना जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सिंधिया परिवार था, ग्वालियर का मराठा शासक परिवार था, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। और इन्होंने 18वीं शताब्दी के एक कालखंड में उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस वंश की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, रणोजी सिंधिया ने की थी। यानी सिंधिया वंश की स्थापना करने वाले कौन थे, रणोजी सिंधिया थे। और इसके बाद इन्होंने शिवपुरी को पहले सिपारी नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों, सिपारी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिपारी नाम से किसे जाना जाता था, तो शिवपुरी को सिपारी नाम से जाना जाता था। और शिवपुरी ग्वालियर व झांसी के बीच में नेचर गेटवे है। यानी इसको नेचर गेटवे ऑफ एमपी किसे कहा जाता है, तो नेचर गेटवे ऑफ एमपी भी शिवपुरी को ही कहा जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए युद्ध जो इंदौर, नागपुर, रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के
अंतर्गत लाया गया था। तो यहाँ पे इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे इसको क्या है, लाया गया था। अब इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट बता दें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो इंदौर, नागपुर, रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत लाया गया था। यह 1817 से 1818 तक चला था, यानी 1 साल तक ये युद्ध चला था। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया था, यानी जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो गवर्नर बने थे, इसके बाद इस युद्ध को लड़ा गया था। और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव के युद्ध को हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही रहा है। किसका रहा है दोस्तों? बाजीराव द्वितीय का ही इनमें योगदान रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर के जो अंतिम महाराजा थे ये थे आपके माधवराव सिंधिया। याद रखना दोस्तों, ग्वालियर के अंतिम शासक माधवराव सिंधिया थे। और इनके बारे में कुछ फैक्ट की बात करें तो सिंधिया वंश के संस्थापक जो थे वो रणोजी शिंदे। याद रखना आपको, सिंधिया वंश के संस्थापक थे वो थे रणोजी और शिंदे। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है तो आप थोड़ा सा मेरे शब्दों पे ध्यान रखें। रणोजी शिंदे इसके क्या थे? संस्थापक थे, जो कन्हे खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित रखते थे। और अंतिम शासक कौन थे? वो थे माधवराव सिंधिया। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होलकर मूल रूप से है। अब दोस्तों यहाँ पे होलकर की बात की गई तो होलकर मूल रूप से क्या है? मराठा थे। मूल रूप से कौन थे दोस्तों? यहाँ पे मराठा थे। अब थोड़े से इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करें तो होलकर जो वंश था वो इंदौर के मराठा शासकों को कहा जाता था। इनका जो मूल रूप था वो क्या था? चरावाहा जाति या कृषक वंश के रूप में जाना जाता है। याद रखना, चरावाहा व कृषक के रूप में जाना जाता था इनको। साथ ही साथ जो मथुरा जिले से आकर दक्कन के गांव होल या हाल में बस गए थे, इसी गांव के निवासी होने के कारण इनका जो पारिवारिक नाम है वो होलकर हो गया था। तो याद रखना, हाल और होल जगह पे बसने के कारण इनका नाम होलकर हो गया था। और इस राजवंश के संस्थापक जो थे वो थे मल्हार राव होलकर। ये पहले ही हम आपको इनके बारे में बता चुके हैं। साथ ही साथ इनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई ने शासन की बागडोर संभाली, जिनके बारे में अभी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ क्योंकि एक ही कलर से बार बार पढ़ना मजा नहीं आता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासन की बात की जाए तो जो अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासन थे वो थे यशवंत राव होलकर। याद रखना दोस्तों, इनका नाम क्या था? यशवंत राव होलकर। और इनके बारे में थोड़ी अगर जानकारी की बात करें तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद 1761 में मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और इंदौर को बसाया। और मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू यानी उनकी जो बहू थी, पेशवा की अनुमति से प्रशासन का कार्यभार उन्होंने संभाला तथा अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद यशवंत राव होलकर ने शासन की बागडोर संभाली। यानी जब अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद यशवंत राव ने क्या की? इनकी बागडोर संभाली। और होलकर वंश के शासक तुकोजी तृतीय के समय मध्य भारत में इस राज्य का क्या हो गया? विलय हो गया, यानी इंदौर का क्या हो गया? विलय हो गया। अब बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी, वहां इनका शासन था, यानी कहाँ पे इनका शासन था? तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें या डिटेल में जाएं तो यहाँ पे ये राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। यानी इंदौर के राजा कौन थे? राजा विक्रमादित्य थे। जैसा कि आपको यहाँ पे फोटो भी दिखाई दे रही है, ये विक्रमादित्य की फोटो है। इनकी ओरिजिनल फोटो नहीं मिल पाई है, गूगल पे मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन फोटो यहाँ पे नहीं मिली है। अगर हम डिटेल की बात करें तो उज्जैन प्राचीन काल में अवंती जनपद की राजधानी थी। जो अवंती जनपद है उसकी राजधानी कौन थी आपकी? सॉरी दोस्तों, उज्जैन थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अवंती की राजधानी भी कहा जाता है।
वहाँ राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वर्तमान उज्जैन शहर मालवा पठार के दक्षिण किनारे पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से आपका जो उज्जैन है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर। और नदी की बात करें तो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक नगर है। और उज्जैन शहर में 12 वर्ष बाद कुंभ का सिंहस्थ मेला लगता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और हम आपको फैक्ट बता दें कि उज्जैन मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है या ऐसा नगर है जहाँ पे सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। और अगर सबसे कम मेलों की बात करें तो वो लगते हैं होशंगाबाद जिले में सबसे कम मेले लगते हैं और उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं चित्रकूट जो है वो सतना जिले में है और साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करें थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो यह सतना जिले में है। चित्रकूट विंध्य पर्वतमाला के मध्य मंदाकिनी के तट पर स्थित है। यह एक धार्मिक दार्शनिक स्थल है और इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया। ये डेट आपको याद रखना है, 10 फरवरी 2009 को चित्रकूट को पवित्र नगर जो है वो घोषित कर दिया गया था। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सहित चित्रकूट के जंगलों में वनवास के दौरान ठहरे थे। चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थल जो हैं वो इस प्रकार से हैं: रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कद, अ, कद, काम कामदगिरी पर्वत भी यहाँ पे है, जानकी कुंड भी है, सती अंसुरिया आश्रम भी यहीं पे है और स्फाटिक शिला भी यहाँ पे है, गुप्त गोदावरी भी यहाँ पे है, भरतकूप भी है और हनुमान धारा भी यहीं पे मौजूद है। तो ये कुछ चित्रकूट के बारे में फैक्ट थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है वो है, भोपाल के नवाब थे। ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे भोपाल के जो नवाब थे वो थे आपके फौज मोहम्मद खान, जैसा कि इनकी फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। फौज मोहम्मद खान भोपाल के क्या थे, नवाब थे और ये इनकी फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट है, आप इसे काम चला सकते हैं। अब इनके बारे में बात करें तो फौज मोहम्मद खान सन 1742 से लेकर 1777 तक, याद रखना 1742 से लेकर दोस्तों 1777 तक क्या थे, भोपाल के तीसरे नवाब थे, यानी तीसरे नंबर के ये नवाब थे। जबकि भोपाल के प्रथम नवाब, अब ये तीसरे थे तो प्रथम कौन था दोस्तों, तो जो प्रथम थे वो थे मोहम्मद खान, जो कि 1708 से लेकर 1726 तक भोपाल के नवाब थे। और इसके बाद ये थे। और अगर हम बात करें अंतिम नवाब की, तो दोस्तों जो अंतिम नवाब थे वो थे हमीदुल्ला खान, 1926 से लेकर 1949, यानी आज़ादी के 2 साल बाद तक ये रहे थे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई। यानी महेश्वर से इंदौर जो राजधानी है वो किसके द्वारा शिफ्ट की गई थी, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो काम किया था ये किया था मल्हार राव होलकर। इसीलिए कहा जाता है कि इंदौर का जो स्थापना किया था, इंदौर को राजधानी बनाया था, वो मल्हार राव होलकर के द्वारा ही बनाया गया था। बात करें कुछ फैक्ट के बारे में, तो 3 नवंबर 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में मल्हार राव होलकर तृतीय, ध्यान रखना मल्हार राव होलकर तृतीय, मल्हार राव होलकर तृतीय द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। और होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर प्रथम ने की थी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, प्रथम और तृतीय क्या होता है। देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको प्रथम और तृतीय के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक घर में कोई बड़े सदस्य, उनका नाम पप्पू है। अब उनका बेटा हुआ और उनका बेटा होने के बाद उनका बेटा हुआ, इनका नाम भी पप्पू रख दिया गया। फिर उनका बेटा हुआ, फिर उनका बेटा हुआ, उनका नाम भी पप्पू रख दिया गया। तो एक ही घर में जब सेम अलग अलग नाम होते हैं तो इनको कहा जाएगा, पहले वाले को पप्पू 1, दूसरे वाले को पप्पू 2 और तीसरे वाले को पप्पू 3। तो इसी तरीके से मल्हार राव होलकर भी थे, जो प्रथम थे उनका भी नाम मल्हार राव था, और द्वितीय थे उनका भी था, और तृतीय थे उनका भी था। तो ये राजधानी का जो चेंज करने का विचार आया, ये आया मल्हार राव तृतीय ने। और होलकर राजवंश की स्थापना की बात करें तो मल्हार राव प्रथम ने की थी। इंदौर की प्रसिद्ध महिला शासक अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी, यानी इनका भी उसमें क्या था, योगदान था। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है कि परमार के परिवार को खालिस्तान द्वारा स्थापित
किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे परमार के परिवार की बात की गई है। तो ये परमार के परिवार को स्थापित किया गया था, राष्ट्रकूट के द्वारा स्थापित किया गया था। अब कुछ डिटेल के बारे में जाने तो पश्चिम भारत में परमार वंश का साम्राज्य था। याद रखना, पश्चिम भारत में परमार वंश का साम्राज्य था। इस क्षेत्र में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे और इस वंश के प्रारंभिक जो सदस्य थे वो थे उपेंद्र कृष्णराज, और साथ ही साथ परमार वंश के प्रारंभिक शासक राष्ट्रकूटों के कौन थे? सामंत थे। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात सियांक द्वितीय के नेतृत्व में परमार वंश स्वतंत्र हो गया। किसके नेतृत्व में हो गया था? सियांक द्वितीय के नेतृत्व में परमार वंश क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। मध्य भारत यानी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो उस पे जो नियंत्रण था वो था शातवाहन। आपने नाम सुना होगा शातवाहन। इनके बारे में अगर हम बात करें तो 60वीं ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी के मध्य सातवाहन राजवंश का नियंत्रण मध्य भारत पर था। सातवाहन वंश का संस्थापक जो है वो राजा सिमुक था। कौन था दोस्तों? यहाँ पे राजा सिमुक को सातवाहन वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। और दक्षिणा पथ अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था। याद रखना, दक्कनी वंश था। सातवाहन काल में अमरावती व नागार्जुन कोंडा बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अभी गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ा था, है ना? तो ये वही गौतमीपुत्र सतकर्णी है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? तो ये सौंप दिया था 1818 में सौंप दिया था। अपडेट कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। उस समय सागर में 14 तहसीलें थी। वो 14 तहसीलें कौन कौन सी? सॉरी दोस्तों, 4 तहसीलें थी। वो 4 तहसीलें कौन कौन सी थी? खुरई, सागर, रहली और नंदा। याद रखना, नंदा तहसील भी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है? तो अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो है दोस्तों मालवा। इसका सही आंसर है मालवा। और अगर थोड़े से इसके फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का मालवा जो है वो अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। अवंती वर्तमान में अवंती को उज्जैन के नाम से जाना जाता है। उस समय पे अवंती था और अभी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। यानी सांची के स्तूप को नष्ट करने वाला कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे सांची के स्तूप को नष्ट करने वाला था पुष्यमित्र शुंग। याद रखना, पुष्यमित्र शुंग। यानी शुंग जो था वो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप है। आपको याद रखना है कि रायसेन में सांची के स्तूप भी हैं और रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक महान ने क्या किया था? इन स्तूपों का निर्माण करवाया था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे, है ना? तो सांची के स्तूप का संबंध है वो किससे है? भगवान बुद्ध से है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मध्य प्रदेश के पूर्व भाग में मूल रूप से खालिस्तान का शासन था। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में दोस्तों गोंडों का शासन था। याद रखना, गोंडों का शासन था। अगर डिटेल की बात करें तो गोंड शासकों का इस क्षेत्र में शासन रहा। गोंड जाति समुदाय भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। यानी भारत में सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो गोंड की है। और 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है और में अनेक राजा गोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। और प्रसिद्ध रानी दुर्गावती गोंड राजवंश की क्या थी? शासिका थी। यानी रानी दुर्गावती, जो रानी दुर्गावती थी वो गोंड वंश की शासिका थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली
जनजाति थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जनजाति की बात की गई है, तो जनजाति जो थी वो थी कौन सी थी? भील जनजाति थी, यानी सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। और इसमें जो भाग लेने इस विद्रोह में भीलों का नेतृत्व जो किया था वो टंटेया भील ने किया था। दोस्तों किसने किया था? टंटैया भील के द्वारा इस भील जाति का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था, और बहुत बड़ा इन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पे ताल उल मस्जिद की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था बहादुर शाह जफर। ताल उल मस्जिद का निर्माण बहादुर शाह जफर के द्वारा करवाया गया था। अब डिटेल की बात करें दोस्तों तो ये ताल उल मस्जिद जो है वो भोपाल की एक विशाल मस्जिद है ना, जो भोपाल की मेन मस्जिद है उसी को कहा जाता है। इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था, है ना। और अगर बात करें और इसके फैक्ट के बारे में तो ताज उल मस्जिद का अर्थ है मस्जिदों का ताज। इस मस्जिद में हर साल 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है और इसका निर्माण बहादुर शाह जफर के समय में प्रारंभ हुआ था। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजा भोज खालिस्तान राजवंश का हिस्सा था। तो दोस्तों जो राजा भोज था वो था परमार वंश का हिस्सा था। और इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो राजा भोज परमार वंश के कौन थे? 9वें नंबर के राजा थे। कौन से थे दोस्तों? 9वें नंबर के राजा थे। और डिटेल की बात करें तो इनका शासन 1818 से सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1018 से और इनका शासन चला था 1060 के बीच में शासन चला था। उन्होंने कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण करवाया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी वो थी राजमार्तंड। ये आपसे पूछा जाता है कि राजमार्तंड जो है वो किन शासकों की रचनाएं थी? तो परमार शासकों की रचनाएं थी। राजमार्तंड की और श्रृंगार और सरस्वती कंठाभरण आदि इनकी रचनाएं थी। उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी, यानी कविराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो परमार वंश के थे। और साथ ही साथ भोज के दरबारी कवियों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल प्रमुख थे। तो आपसे ये पूछा जाता है कि भास्कर भट्ट, दामोदर ये किस राजवंश के कवि थे? तो ये थे आपके परमार राजवंश के कवि थे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्वालियर की स्थापना की बात की जाए तो ये की थी आपके राजा सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर की स्थापना की गई थी। अब कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं तो जो इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना बघेल शासक थे। ये जो बघेल शासक थे सूरज सेन ने की थी। बघेल शासकों ने ग्वालियर पर लगभग 1000 सालों तक राज्य किया। याद रखना दोस्तों कितने सालों तक शासन किया? 1000 सालों तक शासन किया। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त ग्वालियर पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश तथा तोमरों ने भी राज किया। ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। आपको याद रखना गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी। तो खजुराहो आप सभी जानते हैं कि चंदेला शासकों को क्या थी? राजधानी थी। डिटेल के बारे में जाने दोस्तों तो खजुराहो चंदेला शासकों की प्रथम राजधानी थी। याद रखना प्रथम राजधानी थी। कुछ समय बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी उसके बाद किसको बना लिया? पहले खजुराहो को बनाया था, फिर महोबा को बना लिया था। बाद में महोबा को अपनी राजधानी बना लिया था। और इसके बाद चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित खजुराहो के अधिकतर मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 के बीच में हुआ। सॉरी दोस्तों 950 से 1050 के बीच में इनका निर्माण किया गया था, जो कि चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो में किया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये खालिस्तान समय के पुरातात्विक स्थल हैं। तो ये थे आपके पूरा पाषाण काल के स्थल हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी
पुरा पाषाण काल। अब इसके बारे में फैक्ट के बारे में बात करें तो भीमबेटका पुरा पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है। यह आपको पहले ही बता दिया है कहाँ पर स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज 1958 में डॉक्टर विष्णुधर वाणकर द्वारा की गई थी और इसको वर्ष 2003 में यूनेस्को में क्या कर लिया गया था दोस्तों, दर्ज कर लिया गया था। और इसके बारे में अगर और डिटेल में हम जानें तो दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अभी दोस्तों इसके 3 पार्ट और बाकी है। इस वीडियो को हमने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी इसके 4 भाग है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या इसमें थोड़ी ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको 109 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराएंगे और उनकी डिटेल के साथ करवाएंगे। तो ये जो इसका पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है और अगले पार्ट को रेगुलर देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाना होगा क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन और आपका बेल आइकन प्रेस करना और आपका वीडियो को लाइक करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। और आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखने से क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।